देश के साथ मजाक नहीं है, देश की जनता के साथ मजाक नहीं है कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना इसका मतलब यह नहीं कि आपकी वोट पड़ गई। जिस दिन आंकड़े आ रहे थे, जितनी वोटें पड़ी थी 373 लोकसभा सीटों पर, उससे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो ज्यादा थी या कम थी। कैसे? उनके एक विधानसभा में वोटें पड़ी 1,81,000। जिस समय वोटें खुली उस समय 1,90,000 के आसपास वोटें खुली। कहां से आ गई? 19 लाख के लगभग जो ईवीएम का घपला है, जिसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। और मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं अपने आप को सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं कर दूंगा। और वो जानते हैं कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, खुद प्रधानमंत्री नहीं जीत पाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाए, ये भी हो सकता है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, बीजेपी को लोकसभा में 50 सीटें नहीं मिलेंगी। इसी गुजरात की बात करता हूं जिसमें 156 सीटें लेके बैठे हो। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। इतने का टारगेट दिया। हाँ, इतने का टारगेट दिया था। बहुत टारगेट दिया तो भैया जो इच्छाधारी हैं वो तो जितने दिए उतने ले। चलिए, अभी हम लोग गुजरात मॉडल की बातचीत कर रहे थे। अभी फिलहाल में एक खबर आ रही है, इच्छाधारी वोट मॉडल की बातचीत चल रही है। हाँ, वही इच्छाधारी, आप लोगों ने वो इच्छाधारी नागिन आ गया, लेकिन इस समय जो है गुजरात में चल रहा है इस समय इच्छाधारी वोट मॉडल। सर बिल्कुल। तो अब आपने जिक्र कर दिया तो इस पर एक दो सवाल भी हो जाता है। सर, इच्छाधारी मॉडल का सर जिक्र कर रहे हैं बहुत से तमाम लोग विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर? कह रहे हैं कि इच्छाधारी जितना मांगा उतना वोट मिल जाता है। क्या लग रहा है? नहीं, जितना मांगा नहीं, जितना वो चाहते हैं उतना ही ईजाद कर लेते हैं। बटन ही तो दबाने, और करना क्या? फटाफट बटन दबाते रहो, हो गया काम। और क्या करना? ये बटन भी ना दबाओ तो उसमें चिप में पहले ही टाइमिंग, उसमें जितना भी है प्रोग्राम फीड कर दो। आप अपने आप जो है, जब गिनती होगी सब वो हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। इधर से उधर से, वहां से इधर से घूम घाम कैसे पॉसिबल हो पाता है? यस, पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है। सर, इतनी सारी संस्थाएं हैं, संस्थाएं कहां हैं? संस्थाएं कहां हैं भाई? जिस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीआरएस लेता है एक व्यक्ति उद्योग मंत्रालय से, और 24 घंटे के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, और वो भी नवंबर में, और चुनाव चल रहे हैं, चुनावों के दौरान। बाद में भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्यों एकदम बनाया गया ना। और मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया कैसे कर लिया, एक झटके में आपने बना के धर दिया। और वही सारी जो चीजें, हजारों लोगों के ट्रांसफर एक झटके में कर दिए गए हैं। क्यों किए गए? 1,000 लोगों के ट्रांसफर कैसे किए गए? रातों रात ये सारी चीजें कैसे की जा रही हैं? क्योंकि भी मैनेज करना, हर जगह अपना बंदा बैठाना, तो सब जगह जब आप ही के बंदे होंगे, सब कुछ आप ही के कंट्रोल में होगा, तो जैसा चाहो कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो इतना ही वैसे ही आप रिजल्ट निकाल लो। विपक्षी पार्टियां कहां थी अगर ऐसा सब कुछ? विपक्षी पार्टियां कहां बेचारी, वो तो जो है मतलब बेचारी कमजोर गऊ हो गई। विपक्षी पार्टियां तो कुछ नहीं बेचारी, उनका कुछ नहीं है। वो तो अगर होती, मतलब कुछ मजबूत होती, तो वो तो लड़ती कहां देख रहे हैं? को लेकर के इतना सवाल उठाया जाता है। सर, सवाल यहां पर ये है, गुजरात का तो चलो आप लोग कह सकते हैं, चाहे और भी विपक्षी का जो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इसमें खेला हो गया, लास्ट के 1 घंटे में इतने लाख वोट पड़ गए, जो कि असंभव था, हो ही नहीं सकता था। लेकिन वही जब हिमाचल में होता है तो उसका कोई जिक्र ही नहीं करता, वही जब दिल्ली में होता है उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। सर, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, बार बार ये बात बताई है, आज सोनू आपको फिर से बता रहा हूं। लोगों को ये समझने की जरूरत है, सबसे ज्यादा ताकत कहां है, किसी राज्य में या केंद्र के पास? आप स्वाभाविक इस बात को कहेंगे कि केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ी ताकत है, और केंद्र सरकार में बीजेपी बनी रहे उसके लिए वो सब कुछ करती है। तो क्या मतलब पार्टियां हारती जाएंगी, राज्य सरकार तो कैसे केंद्र? मैं वही बता रहा हूं, मैं बताऊं, अगर राज्य में हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे तो फिर हारते। बीजेपी ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें वो हार गई, जिनमें उसकी सरकार नहीं थी। आप देखो गोवा, आप देखो त्रिपुरा, आप देखो अरुणाचल प्रदेश, आप देखो महाराष्ट्र, अभी बिल्कुल रिसेंट उदाहरण है, आप देखो अपना जो कर्नाटक, आप देखो मध्य प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है, किसी भी राज्य में बीजेपी को सरकार बनानी पड़े तो उसके पास पैसे से खरीद लेती है, ईडी से दबा लेती है, इनकम टैक्स से जो दबा लेती, कितने ही उसके पास तरीके हैं, लेकिन वो ये तब कर पा रही है जबकि केंद्र में है। इसलिए केंद्र के इलेक्शन में, यानी लोकसभा के इलेक्शन में, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, जिंदा रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। और इसके साथ साथ 2 राज्य, गुजरात और उत्तर प्रदेश। गुजरात पहला आरएसएस का जो है वहां का उनका एक मॉडल था, आरएसएस की जो है एक आप समझेंगे कि हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला थी। अब उसके बाद में
बन गई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इन दोनों में बेईमानी करना, ईवीएम के माध्यम से घपला करना और प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर, एसएसपी, एसपी के माध्यम से जीते हुए जो कैंडिडेट हैं विपक्ष के उनको हराना, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर करना, ये सारे घपले घोटाले वो करते हैं। अब मैं एक सवाल बार बार कहता हूं, मुझे बताओ, अगर ये कृषि कानून जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं, ये कृषि कानून किसी राज्य में होते तो वहीं की तो बनाते, उसी राज्य के लिए बना सकते थे ना, पूरे देश के लिए तो नहीं, क्योंकि केंद्र में है तो जबरदस्ती राज्यों का हक छीन के बना दिए गए। ये जो जीएसटी लागू करें, अगर राज्य तो हर राज्य में होते सर, अगर ये राज्यों में होते, अगर जीएसटी है राज्यों में होते तो क्या लागू कर देते? ज्यादा ज्यादा उस राज्य में हो सकता था, ज्यादा ज्यादा। जीएसटी तो बल्कि केंद्र से है तो केंद्र में लागू हो पाई, ठीक है ना। भाई बना सकते थे, नहीं बना सकते। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो केंद्र में रह के कर सकते हैं, राज्य में वो हार जाए कहीं फर्क नहीं पड़ता, पैसे से, ईडी से, सब तरीके उनके पास जिससे वो सरकार बना सकते हैं। केंद्र में जो बने रहे अगर हार जाते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो असली बेईमानी होती है वो केंद्र में होती है। और आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, 23 मई 2019 को जिस दिन आंकड़े आ रहे थे, जितनी वोटें पड़ी थी 373 लोकसभा सीटों पर, उससे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो ज्यादा थी या कम थी। कैसे? द क्विंट ने यह सवाल पूछा बार बार, 4 बार उनको एप्लीकेशन दी, बावजूद उसके उसने जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसके बावजूद इससे हटके 27 तारीख को उन्होंने वो आंकड़े ही अपने वेबसाइट से हटा दिए। अगर तुम ईमानदार हो, ईवीएम सही है तो क्यों नहीं करते? और एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, उसी समय जिस समय गिनती हो रही थी, जो बदायूं से लोकसभा सांसद हैं, सांसद रहे वो धर्मेंद्र यादव जी, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, उनके एक विधानसभा में वोटें पड़ी 1,81,000, लेकिन जिस समय वोटें खुली उस समय 1,90,000 के आसपास वोटें खुली। कहां से आ गई ये? ईवीएम अगर सही है तो अब बताइए ना। इसका जवाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। जब आरटीआई लगा के द क्विंट ने उनसे मांगा कि भैया वीवीपैट में कितनी पर्चियां थी, उसका जवाब दे दो, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हमारे पास नहीं, राज्यों से ले लो। अबे तुम चुनाव लोकसभा का तुम करा रहे हो, तुमने गिनती करी है तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना कि कितनी पर्चियां हैं, दोनों से नहीं। तो बेईमानी साफ साफ नजर आ रही है। और कहां से आती हैं कि खत्ते में पड़ी हुई मिलेंगी आपको ईवीएम, कहीं आपको कचरे के डिब्बे में मिलेंगी, कहीं रिक्शे में जाती मिलेंगी, कहीं किसी की गाड़ी में मिलेंगी, कहीं होटल में मिलेंगी, कहीं किसी के घर में मिलेंगी, कहीं ढाबे पे मिलेंगी। कहां से आती हैं? कैसे आती है ईवीएम? ये वही तो ईवीएम है ना कि जो लगभग 19 लाख के लगभग जो ईवीएम का घपला है, जिसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, जिसके लिए बॉम्बे के मनोरंजन राय जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा भी डाल रखा, आज तक जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। ईमानदार है तो देता क्यों नहीं? कि जो कंपनियों से, बीईएल से और ईसीआईएल से, जब तुमने लगभग 39 लाख के लगभग ईवीएम खरीदी तो 19 लाख कहां गई? तुम दिखा रहे हो 20 लाख के लगभग। ठीक है, ये बेईमानी है। लेकिन सर आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि वोट कम परसेंटेज गिरा, चाहे वोट की संख्या कम रही और उसके बाद उसको ज़्यादा दिखा दिया जाता है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेकर विपक्षी पार्टियां आज के समय में करें, जैसे गुजरात इलेक्शन का चुनाव हुआ है। सर सवाल मेरा ये है कि सर आप तो स्टार्टिंग से ही ईवीएम की लड़ाई लड़ते रहे हैं, मैं काफ़ी सालों से आपको कवरेज करता रहा हूँ, ईवीएम की लगातार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज करता रहा हूँ, आप लगातार आप डेमो करके भी दिखाते रहे कैसे इसको जो हैकिंग किया जा सकता है। सवाल सर मेरा ये है कि गुजरात में ही ऐसे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 7 वोटिंग पड़ी हैं और उसके बदले जो है वीवीपैट से जो पर्चियां निकली हैं करीब 21 से ज्यादा पर्चियां निकली हैं। तो सर ये संभव कैसे हो सकता है? नहीं, ये संभव ऐसे ही है कि क्योंकि मशीन में गड़बड़ी कर रखी है भाई, मशीन में गड़बड़ी है। हम लगातार 21 पर्चियां कैसे सर संभव? भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते हैं अपने आप को सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं कर दूंगा जो कर दूंगा, है ना। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक इस बहस में ना पढ़ के मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं। आप पत्रकार, सर एक सवाल मैं एक सवाल पहले मैं पूछ लूं आपसे, फिर बताना। आप पत्रकार हैं, ये एडवोकेट हैं। मैं कहता हूं इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो इस देश के 31 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, इस देश के हाई कोर्ट 24 हाई कोर्ट है, उनके तमाम हाई कोर्ट जजेस, उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश में जितने भी सेशन जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल जज हैं, सबसे पूछना चाहता हूं
उसके साथ साथ जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, चाहे जो आपके सेक्रेटरी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आज जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, सबसे पूछना चाहता हूं, इस देश के तमाम इंजीनियर से पूछना चाहता हूं, एक्सेप्ट जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसके अलावा इस देश के तमाम वकीलों से, तमाम प्रोफेसरों से, तमाम डॉक्टरों से, तमाम पढ़े लिखे लोगों से, पीएचडी किए हुए हों और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हों, चाहे ग्रेजुएट हों और चाहे 10वीं 12वीं तक पढ़े बच्चे हों, सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। इससे बड़े दुख की क्या बात होगी कि इस देश में जहां 135 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ मतदाता हैं और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए इलेक्शन बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। वहां एक ऐसी पद्धति से चुनाव होता है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। देश के साथ मजाक नहीं है, देश की जनता के साथ मजाक नहीं है, और ये उस सब के बावजूद है जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें डिसाइड किया और अपने जजमेंट में उसी का, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन का जो एक पूरा पैरा है वो कोट किया, जो पैरा ये कहता है कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वोट पड़ गई, जबकि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि मतदाता को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसने जिस उम्मीदवार को, जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को वोट दिया है उसका वोट उसी के व्यक्ति के पार्टी में जाना चाहिए और उसी के खाते में गिना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका जिसको अनपढ़ भी जानता है, और केवल अनपढ़ ही नहीं जानता, पढ़े लिखे भी जानता, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश जिनके सामने हम कहीं नहीं टिकते हैं, वो देश जिन्होंने ईवीएम को इजाद किया वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। आप कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव। कहते हैं कि जब इस बात का जिक्र किया जाता है, कहते हैं कि जो बाहर के जो ईवीएम मशीनें हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट रहती हैं, जबकि इधर जो है हमारे भारत में जो है वो ऑफलाइन रहती है, उसमें कोई कनेक्टिविटी का सिस्टम ना, नहीं। बिल्कुल इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। ये मतलब सारे के सारे जो बोल रहे हैं ये सब के सब संत हैं जो बोल रहे हैं, और हम लोगों को आंख मीच कर उन पर विश्वास करना चाहिए। क्या समझ रखा है लोगों को? मूर्ख समझ रखा है। ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जितने भी घटिया और गंदे तरीके और गंदे तर्क हैं उन सब का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों होना चाहिए, क्यों उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो तरीका जो है जिसे हर कोई जानता है, दुनिया के बड़े बड़े देश जिसको अपना रहे हैं बैलेट पेपर से, जिसमें व्यक्ति को मालूम है कि जिस पार्टी को कोई समय की बचत नहीं होती। इसमें समय की या पैसे की बचत का सवाल नहीं है, बचत होनी चाहिए लोकतंत्र की। लोकतंत्र बचना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी जिस दिन खत्म हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा। इस देश का संविधान बचना चाहिए और उसके लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। इसी की गारंटी होनी चाहिए। अगर यह गारंटी नहीं है तो इसका मतलब चुनाव का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है। इस देश के जितने भी राजनीतिक नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, सबके होने का कोई मतलब नहीं है। अगर सत्ता की हवस आपके अंदर इतनी बुरी तरह से घुस गई है कि आपको उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, देश को तबाह करना है कर दो, अन्यथा संविधान के अनुसार अगर चलना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसे अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति भी जानता हो, और वो केवल बैलेट पेपर हो सकती है। और फिर मैं कहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को डर का आएगा, भाई तुम्हें इतने चाहने वाले हैं सर, वो तो पिछले बार से ज्यादा सीटें लेकर के नहीं, सीट बेशक ले आओ, लेकिन सीट लाने के बावजूद भी उनकी टांगें कांपती हैं, डर लगता है उन्हें, डर लगता है हार से। और वो जानते हैं कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया खुद प्रधानमंत्री नहीं जीत पाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाए, ये भी हो सकता है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, क्या दिक्कत है आपको? तो बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, बीजेपी को लोकसभा में 50 सीटें नहीं मिलेंगी। इसी गुजरात की बात करता हूं जिसमें 156 सीटें लेके बैठे हो, आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। सर, इतने का टारगेट दिया। हाँ, इतने का टारगेट दिया था, बहुत टारगेट दिया तो भैया जो इच्छाधारी हैं वो तो जितने दिए उतने ले लिए, उन्हें मालूम है ना इतने चाहिए, इतने ले लिया। सारा वो दिखाना ना, माधव सिंह सोलंकी का जो 1985 का रिकॉर्ड है वो तोड़ना है। वो उसमें 149 आई थी कांग्रेस के, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ सके कि जितना वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के लिए मिला था उस जमाने में 55%, उसे नहीं तोड़ पाए।
इनको 52% मिला और वो भी बेईमानी से मिला है, फिर भी नहीं तोड़ पाए। चलिए आप ये बता दीजिए सर, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सर आप लगातार लड़ते रहने को लेकर के, क्या आपकी लड़ाई अभी भी जारी है? लड़ाई बिल्कुल हमारी जारी है और लगातार आप देख रहे होंगे, आप आए थे यहाँ, जितने फॉर्म थे आप देखें आधे से ज्यादा सब साफ हो चुके हैं और लगातार अब काफी तेजी से लोगों द्वारा भर भर कर भेजे भी जा रहे हैं। 24 से पहले कोई उम्मीद? आप बिल्कुल 24 से पहले ईवीएम को हटाएंगे, निश्चित रूप से हटाएंगे, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूं कि अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो केवल मुझे ये कमेंट मत दीजिए ईवीएम की लड़ाई लड़िए, ईवीएम को हटवाइए, जो ईवीएम का फॉर्म है वो भरकर भेजिए, नहीं है तो मेरे से मंगाइए, मैं दूंगा आपको फॉर्म भर के। उस फॉर्म को, एक फॉर्म पे आगे पीछे 25 मतदाताओं के नाम, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर होते हैं, भर के भेजिए ना, तभी होगी लड़ाई। केवल मेरी प्रशंसा करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दीजिए, ईवीएम की लड़ाई में साथ दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें बेशकीमती समय देने के लिए।